हेलो बच्चों, जैसा कि हमने सीएफटी स्टार्ट किया था और सीएफटी का कंसेप्ट क्या था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ इसके रिमेनिंग टॉपिक था जो आज आपको बताना है, इस पर डिस्कशन करना है। जैसे कि अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसकी अगर सीएफएससी की वैल्यू निकालनी है तो हमने बेरी सेंटर के बेसिस पे इनकी वैल्यू कैलकुलेट कराया था। लेकिन अगर मान लो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, उस कंडीशन में हमारा सिर्फ सीएफएससी की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना है, इसका यहाँ पर डिस्कशन करना है। अगर मैं बात करूं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर सीएफएससी निकालना है D6 सिस्टम का और D9 सिस्टम का, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट करके दो सेट में कन्वर्ट हो जाता है। पहला सेट हमारा क्या होता है, इजी, और जो दूसरा सेट होता है वो है T2G। जबकि ऑक्टाहेड्रल में उल्टा होता है। ऑक्टाहेड्रल में T2G ऑर्बिटल नीचे रहता है जिसकी एनर्जी कम होती है, रिपल्सन कम होता है, और इजी ऑर्बिटल ऊपर चला जाता है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये इजी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, T2G हो गया। अब मान लो मुझे इसकी सिस्टम को सीएफएससी की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता था, इनके बीच का एनर्जी का हम लोग डिफरेंस निकालते थे। और उस एनर्जी के डिफरेंस को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, CFSC इक्वल टू माइनस, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है माइनस में होगी, 2/5 डेल्टा टी, वेट 1 मिनट, ये होगा 3/5 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी प्लस 2/5 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इन T2G, अब प्लस पेयरिंग एनर्जी। इसी को हम लोग कैलकुलेट करके CFSC की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं बात करूं D6 सिस्टम, तो D6 में साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब D6 में हमें दो सेट के ऑर्बिटल में फिल करना है, तो एक हमारा क्या हो गया, इजी हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, T2G हो गया। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका मतलब इजी में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गया और हमारा T2G में वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इजी में कितना हो गया, 3 हो गया, और T2G में वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब इनका अगर CFSC की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3/5 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.6, और इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही 2/5 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 0.4, और डेल्टा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर एक ही पेयरिंग है तो मैंने 1 के रूप में 1p के फॉर्म में इसको राइट कर दिया। अब उसको कैलकुलेट करो तो -3 6 18, 1.8, 3 4 12, 1.2 एंड प्लस पेयरिंग एनर्जी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.6p हो गया। ये हमारा D6 सिस्टम का होगा। वैसे ही अगर D9 का निकालना हो तो D9 का निकालना है तो इसी D6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम D9 बना लेते हैं और D9 सिस्टम में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। उस कंडीशन में हमारी जो T2G की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 हो जाएगी, और EG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करके भी CFSC की वैल्यू हम D9 सिस्टम का भी निकाल सकते हैं। सेम जैसे ऑक्टाहेड्रल में निकाला जाता है वैसे ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग CFSC की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, उस पर कितने टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मैग्नेटिज्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप ये भी जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के फॉर्म में है ऑर्बिटल में, वो डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। अगर मान लो अनपेयर्ड के फॉर्म में है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखो मैग्नीज जो है उनके साथ 4 क्लोरिडो अटैच्ड है, मतलब इसको कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है।
अब चूंकि सब में सारे कॉम्प्लेक्स में देखोगे सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। इट मींस वो टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब यहां पर देखना है कि किसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर देखो मैग्नीज है, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25, और इसका सिस्टम देखोगे तो 4s2 होगा। अब यहां पर चूंकि मैग्नीज का जो चार्ज होगा ना, मैग्नीज का चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा 2+ हो जाएगा। अब चूंकि मैग्नीज का चार्ज 4s2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बचे कितने 3d5 बचा। अब 3d5 में हम इसके अकॉर्डिंग इनके इलेक्ट्रॉन को हम Eg और T2g में फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा Eg में और T2g में की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 5 है तो हम क्या फिल करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब हमारे Eg में भी 2 होंगे और T2g में क्या होंगे 3 होंगे। अब देखो इसके पास भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और T2g में भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अब इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का चार्ज की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी +2 होगी, बट कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, 4s2 3d7 का सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हमारी वैल्यू क्या होगी 3d7 हो गया। अब 3d7 को भी अगर हम Eg और T2g के टर्म में राइट करें तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब T2g में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, Eg में 4 हो गए और T2g में 3 हो गए। अब यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है, बट ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर्ड हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अच्छा निकल की बात करें तो निकल का चार्ज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी +2 होगा और निकल का सिस्टम क्या होता है 4s2 3d8। अब बच्चों ये ध्यान देना डी ब्लॉक एलिमेंट खास तौर पर 3d सीरीज के एलिमेंट का नाम, एटॉमिक नंबर और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होंगे ये तो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ध्यान देना, अब निकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके पास 3d8 सिस्टम हो गया। अब डी कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारा यहां पर Eg की वैल्यू 4 हो गई और T2g की वैल्यू भी क्या हो गई 4 हो गई। अब Eg में 4 इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो पेयर्ड है और T2g में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो 1 2 3 4, तो एक हमारा पेयर्ड हो गया, 2 हमारा क्या हो गया अनपेयर्ड हो गया, मतलब इसमें हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब वही चीज इस निकल में भी दिखेगा, क्योंकि निकल में के साथ क्या जुड़ा हुआ है साइन H2, और साइन H2 क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग तो 100% होगा। उस कंडीशन में मैग्नीज वाले कंपाउंड का, मैग्नीज वाले कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या हो गया टेट्राक्लोरिडो मैग्नेट +2 का बिहेवियर सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म कैरेक्टर शो करेगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, साथ में कभी कभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। इसे ध्यान दें और इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक भी आते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो CFSC की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मान लो हमारा जब लिगेंड मेटल से अप्रोच करता है तो d ऑर्बिटल की क्या हो जाती है स्प्लिटिंग होती है। जितना ज्यादा हमारा लिगेंड स्ट्रांग होगा उसकी स्प्लिटिंग उतनी क्या होती है ज्यादा होती है। लेकिन और भी सारे फैक्टर हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो किस सीरीज में आता है, लिगेंड का स्ट्रेंथ क्या होगा, क्या ये ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन करता है, क्या टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करता है। ये सारे कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है, तब जाकर हम CFSC के ऑर्डर को अरेंज कर पाते हैं। तो पहला यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है नेचर ऑफ मेटल। अब मेटल का नेचर क्या है जो CFSC की वैल्यू को डिसाइड कर सकता है। तो अब देखो, अब ये तो हमारा मेटल या तो 3D सीरीज में होगा, या तो 4D सीरीज में होगा, या तो 5D सीरीज में होगा, 6D सीरीज में होगा। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं तो उसकी CFSC की वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज करते जाता है। ये हमेशा ध्यान देना, जैसे जैसे आप सीरीज की वैल्यू नंबर ऑफ सेल के फॉर्म में बढ़ाते जाएंगे तो उसकी एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज करेगा। तो ये तो आपको समझ में मेटल के नेचर के बेसिस पे हम कैसे CFSC की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, इफ मेटल इज सेम, अब 3D का ही मेटल हो, 4D का ही मेटल हो, 2 आयरन हो, 2 क्रोमियम हो, बट लिगेंड डिफरेंट हो,
या उनके चार्ज अगर डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में हम CFSC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, CFSC की जो वैल्यू होती है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स दे दिया, ये आयरन जो है ना वो CN के साथ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक मैंने आयरन को इस तरीके से बना दिया, इसको मैंने इस तरीके से राइट कर दिया। अब इस कंडीशन में देखो, इसमें आयरन की वैल्यू भी सेम है, इसमें भी सेंट्रल मेटल आयन की वैल्यू सेम है, लिगेंड भी मैंने सेम कर दिया, बट यहां पर आयरन का चार्ज क्या हो गया, 2+ हो गया। यहां पर आयरन की चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, 3+ हो गया। इट मींस जितना ज्यादा हमारे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी मेटल की, उसकी स्प्लिटिंग की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। उस कंडीशन में हमारा हेक्सासाइनोफेरेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू फेरस वाले कॉम्प्लेक्स का। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे ना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर बोर्ड की बात करूं तो मिनिमम 5 मार्क का, मैक्सिमम 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, 2 मार्क के फॉर्म में हो सकते हैं, 5 मार्क के टाइप के क्वेश्चन में हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ही ध्यान से इनके कंसेप्ट को समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं कि अगर हमारा लिगेंड का बिहेवियर क्या है, अगर लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उसकी स्प्लिटिंग भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। आपने देखा होगा कि हमारा कार्बोनिल की वैल्यू ज्यादा होती है, उसके बाद साइनेटो को होता है, उसके बाद हमारे इथेन 1,2 डाइअमाइन का होता है। ये आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा होगा। तो जैसे जैसे हमारे लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा उसकी CFSC की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करते जाएगा। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, अब जाहिर से बात है कि टेट्राहेड्रल की CFSC की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में टोटल 6 लिगेंड का फॉर्मेशन होता है, वो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्राहेड्रल में कोई 4 ही लिगेंड है। यही रीजन है कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का 2/3 जो वैल्यू होती है हो जाती है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल का CFSC की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के 0.45 के मल्टीप्लाई के इक्वल होते हैं, क्योंकि यहां पर लिगेंड की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है और लिगेंड की वैल्यू टेट्राहेड्रल में क्या होती है, कम होती है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे किस कॉम्प्लेक्स का CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं कि आखिर इतना जबरदस्त CFT था तो फिर ये थ्योरी क्यों फ्लॉप हो गई, फिर क्यों लिगेंड फील्ड थ्योरी आया, क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया? तो उसमें भी कुछ अजम्पशन थे। अब क्या क्या अजम्पशन थे? पहला अजम्पशन क्या बोलता है कि एनायनिक लिगेंड जिसको हाईएस्ट CFSC माना जाता है। अब कैसा क्यों हो गया? क्योंकि अगर मेटल लिगेंड के बीच में अगर पॉइंट चार्ज का रिलेशन है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इनके बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन करेगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होनी चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमारे एनायनिक लिगेंड है, जैसे हमारे हैलाइड है, फ्लोरिडो है, क्लोरिडो है, ब्रोमिडो है, वो सबसे पीछे आता है, जबकि रूल के हिसाब से इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रूल कुछ और कर रहा है और हमारी सीरीज की वैल्यू क्या आ रही है, अलग आ रही है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं, ये कंफर्मेशन हो चुका है कि हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, लेकिन CFT इसको नकार देता है। CFT कहता नहीं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जिसके वजह से बहुत सारी थ्योरी बाद में बनी जो लिगेंड फील्ड थ्योरी और MOT के नाम से जाना जाता है। ये शायद लिमिटेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं, चूंकि हम NCERT को फॉलो करते हुए, एक लास्ट टॉपिक है मेटल कार्बोनिल। अब मेटल कार्बोनिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, व्हाट आर सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? यहां पर दोनों टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा भी होता है, पाई भी होता है। लेकिन उस सिग्मा पाई बॉन्ड में दोनों साइड का, मेटल भी और हमारा लिगेंड भी, लिगेंड क्या होते हैं, कार्बोनिल, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं आपस में ही। जैसे ये मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो कार्बोनिल के पास भी तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अब मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा तो कार्बोनिल के पास भी क्या होते
होते हैं, लोन पेयर होती हैं। तो होता क्या है कि ये मैंने कुछ ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया है, ये हमारा कार्बोनिल लिगेंड है, ये हमारा मेटल है, दोनों का मैंने ऑर्बिटल को दिखाया हुआ है। तो कार्बोनिल के पास हमारा लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर क्या करता है, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके डोनेट कर देता है। लेकिन उसी कंडीशन में जो हमारे मेटल के पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में वो क्या करता है, कार्बोनिल के ऑर्बिटल में प्रोवाइड कर देता है, जिससे वो क्या बनाता है, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग, और उसी के बेसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब उस सिनर्जिक बॉन्डिंग के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट, अगर आप क्वेश्चन उठाओगे तो मेटल कार्बोनिल की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगी उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने दो कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, मैग्नीज का और क्रोमियम का। तो मैग्नीज जो होता है मेटल कार्बोनिल बनाने की टेंडेंसी कम होती है, जबकि क्रोमियम की वैल्यू ज्यादा होती है। उस कंडीशन में अगर इसको मैं ए मान लूं और इसकी वैल्यू को मैं बी मान लूं तो ए का वैल्यू बी से बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, मेटल कार्बन की वैल्यू ज्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बी वाली की ज्यादा हो जाएगी। ये बॉन्ड ऑर्डर रहता है, ये मेटल कार्बोनिल का ऑर्डर है। तो इस कंसेप्ट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो कार्बोनिल का जो ऑर्डर है कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। इसके बहुत सारे आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहां पर दिखाया जाता है कि ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो भी कलरफुल होते हैं। आज के टाइम में हर लोग कलरफुल है, सब कलर की तरफ बात करते हैं। अब कितने टाइप के कलर होते हैं, तो आपने नाम सुना होगा विबजियोर, नाम सुना है कि नहीं सुना है? अरे याद करो, बचपन में हम लोग रेनबो देखा करते थे, तो उस रेनबो में विबजियोर का फॉर्मेशन होता है। तो आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा क्या हो गया कि वो कलर शो करते हैं? तो कलर शो करने के लिए जाहिर सी बात है कि कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तभी तो एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो इस एब्जॉर्ब रिलीज का कंडीशन क्या है, इसी का नया नाम दिया गया है डी ट्रांजिशन। अगर डी ट्रांजिशन क्या है, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है तो डी ऑर्बिटल ही तो दो सेट का फॉर्मेशन करता है, एक को बोला जाता है T2G, दूसरे को बोला जाता है Ag। तो यहां पर हमने क्या किया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मैंने स्प्लिटिंग करके दिखा दिया। ये हमारे एक ऑर्बिटल है, सेकंड ऑर्बिटल है, थर्ड ऑर्बिटल है, फोर्थ ऑर्बिटल है, फिफ्थ ऑर्बिटल है। उस ऑर्बिटल की खास बात यह है वो डिजनरेट है, उनकी एनर्जी, उनका साइज, उनका शेप बराबर है, इक्वल है। लेकिन जैसे ही लिगेंड के रिस्पेक्ट में आएगा तो डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। इसको मैंने नाम दिया Ag और इसका मैंने क्या नाम दिया, T2G। तो मान लो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चला जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल होती है, इसमें 2 ऑर्बिटल होती है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो किसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और यो एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, ऊपर वाले Ag ऑर्बिटल में चला जाएगा, जिसके वजह से कुछ टाइम के बाद वो कुछ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। फिर वो क्या करता है, तरह तरह के कलर शो करता है। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा कि ताकि वो अलग कलर शो कर सके, उसी को बोला जाता है कंप्लीमेंट्री कलर। और कंप्लीमेंट्री कलर के लिए बहुत सिंपल सा मैं तरीका यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का अगर कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमेशा ऑरेंज कलर देगा। अगर ये रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ये ग्रीन देगा। अगर ये वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो कलर देगा। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कंप्लीमेंट्री कलर वो शो कर सकता है। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हमारा D0 सिस्टम हुआ, D10 सिस्टम हुआ तो इसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। लेकिन इसके अलावा जो भी कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें डी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पॉसिबिलिटी कलर बनाने की होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे स्कैंडियम और जिंक जो होते हैं कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 3+ हो गया। इसका सिस्टम क्या हो गया, D0। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या डी ट्रांजिशन पॉसिबल है,
क्या डी ट्रांजिशन पॉसिबल है? नहीं है, इसलिए कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30, चूंकि 2 प्लस चार्ज है तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचा? 3d10। और 3d10 में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, कोई ऑर्बिटल खाली ही नहीं है कि ताकि डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो, इसलिए वो भी क्या होते हैं? कलरलेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा यहां पे देखो, इसका कलर होता है येलो और इसका कलर होता है ग्रीन। ऐसा क्यों है? जबकि दोनों में सेंट्रल मेटल आयन सेम है, दोनों में ही लिगेंड सेम है। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, यहां पर आयरन के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच्ड है और उसका चार्ज देखोगे तो आयरन यहां पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस चार्ज के फॉर्मेशन के फॉर्म में होगा। और यहां पर चूंकि वीक लिगेंड है और यहां पर आयरन के चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पॉजिटिव हो जाएगी। तो चार्ज और लिगेंड के स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी हमारे कॉम्प्लेक्स का कलर भी क्या होता है? डिसाइड होता है। ये आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आगे के वीडियो में आपको मिलते जाएगा। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा।